हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। मोस्टली हर बार ऐसे रिपीट क्वेश्चन है, वो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, इसके आंसर को भी देखेंगे साथ में, तो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि इससे रिलेटेड या इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सके। तो कोई भी क्वेश्चन है वो आपको स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को कवर करना है, इससे आपके एग्जाम में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ आपको किसी को अगर बाय करनी है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहां से जाकर आप उसको मैसेज करके ये पीडीएफ बाय कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो से भी देखकर भी आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर किसी को लेनी है तो वहां से उस नंबर पे मैसेज करके वहां से ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें पूछ रहा है प्रारंभिक जो आधुनिक काल है, जैसे यूरोप में जो ब्रह्मांड और प्रगति के बारे में जो बात, उनकी धारणाओं को बदलने में जो वैज्ञानिक क्रांति है उसके योगदान के बारे में बात करनी है हमें। ऑप्शन में है कि वैज्ञानिक क्रांति और जनोदय ने अपने समय के सामाजिक और बौद्धिक परिदृश्य को कैसे परिभाषित किया था। तो जो प्रारंभिक और आधुनिक यूरोप है उसमें लगभग 15वीं से 18वीं शताब्दी तक ऐसा टाइम था जब समाज, विचारधारा और ज्ञान के स्रोत हैं वो गहराइयों से बदल रहे थे। इस युग में दो महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन ने यूरोप के इतिहास की दिशा को बदल दिया था। वैज्ञानिक क्रांति, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और जनोदय प्रबंधन, तो इनलाइटमेंट। तो इन दोनों जो आंदोलन है इन्होंने ब्रह्मांड, प्रगति, समाज और व्यक्ति की जो भूमिका है उसको लेकर चली आ रही थी। परंपरागत धारणाओं को चुनौती दी थी और आधुनिक विज्ञान तर्क दिए थे। मानवता के विचारों की इन लोगों ने नींव भी रखी थी। अब वैज्ञानिक क्रांति का योगदान क्या है ब्रह्मांड और प्रकृति की धारणाओं में, उसके क्या बदलाव है वो देखेंगे। जो वैज्ञानिक क्रांति है वो 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान हुई कि बौद्धिक क्रांति थी, जिसमें वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड, प्रकृति को समझने के लिए कुछ नए सिद्धांत बनाए थे, नई विधियों और दृष्टिकोण को इससे विकसित किया था। तो इसकी पहले जो यूरोप में प्रकृति की जो व्याख्या मुख्य रूप से बाइबल, चर्च, अरस्तु से जो प्राचीन दर्शनकार थे उनके विचारों के आधार पर होती थी। प्रमुख योगदान क्या थे इनके, तो कोपरनिकस, तो उन्होंने जो सौरमंडल को लेकर एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। तो ये विचार जो है चर्च की मान्यता के खिलाफ था, जो मानती थी कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। बल्कि ऐसा तो कुछ नहीं था, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन पहले हमें यही लगता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का एक केंद्र बनी हुई है, लेकिन पृथ्वी के अलावा अब कितने सारे जो प्लैनेट्स हैं वो वहां पर है। तो गैलीलियो में तो उन्होंने जो टेलीस्कोप के माध्यम से इन्होंने खगोलीय जो वस्तु है उसके बारे में बताया था कि जो कोपरनिकस के सिद्धांत है ना उसको मजबूत किया। तो उन्होंने गति और गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो नियम है उसके कार्यों के बारे में भी उन्होंने बताया था। ठीक है, हम वैज्ञानिक तौर से हमें क्या योगदान दिए गए उसके बारे में बात करते हैं। तो आइजैक न्यूटन के बारे में तो आप लोगों सब लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण मतलब कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी उसके सार्वभौमिक नियम और गति के जो नियम प्रस्तुत किए थे, इससे ब्रह्मांड को एक यांत्रिक और प्रणाली के रूप में समझा सके। वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पेड़ के नीचे से एक एप्पल गिरा था, तो उन्होंने यही सोचा था कि ये ऊपर ना जाकर सीधा नीचे क्यों आ गया। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, जो ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताता कि पृथ्वी से अगर ऊपर से कोई भी चीज मतलब गिरती है तो डायरेक्टली वो नीचे गिरती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। वो जो फोर्स है उसकी वजह से जो चीजें हैं वो अपने आप में तो नीचे की तरफ उनको खींच लेती है, इसलिए वो चीजें नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। तो इस चीज के बारे में आइजैक न्यूटन ने भी बताया है। तो ये जो वैज्ञानिक खोज है इन्होंने ये सिद्ध किया है कि जो प्राकृतिक नियम है ये उनके अधीन ही काम करती है, उन्हें गणित व प्रयोगों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए जो ब्रह्मांड को चमत्कार, ईश्वरीय इच्छा के बजाय तर्क और नियमों के अनुसार समझने की इन्होंने परंपरा स्टार्ट कर दी थी। वैज्ञानिक क्रांति और जनोदय का सामाजिक एवं बौद्धिक प्रभाव क्या था, तो जनोदय
प्रबोधन। तो ये 17वीं से 18वीं शताब्दी में फैला था एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया था। ये जो आंदोलन है वैज्ञानिक क्रांति से ही प्रेरित था। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को अंधविश्वास, रूढ़ियों और निरंकुश जो शासन है उससे मुक्त कराना था। मुख्य विशेषता एवं प्रभाव। तो तर्क और विवेक का महत्व। तो दार्शनिक जैसे जॉन लॉक, वोल्टेयर और जो रूसो, इन्होंने अपनी विचारधारा ये रखी थी कि मनुष्य को सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, समाज को विवेक और तर्क से चलाया जाना चाहिए। और शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में बताया था कि जो मुद्रण तकनीक है उसके विकास से ज्ञान का प्रसार हुआ है। लोगों में विज्ञान, राजनीति और दर्शन जैसे विषयों पर ये इस विषयों के ऊपर पढ़ने लगे थे। राजनीतिक विचारों में बदलाव। तो जो ज्ञानोदय विचारक है उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र की बातें कही थी, जिसे आगे चलकर फ्रांसीसी क्रांति जैसे आंदोलन को भी जन्म दिया था इन लोगों ने। धर्म की भूमिका में परिवर्तन। तो ईश्वर और धर्म की जो पूर्ण इसको नकारा नहीं गया, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक जो विश्वास है उसको कभी भी तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। जैसे चर्च की जो सत्ता है उसको चुनौती भी मिली थी इस पर। तो नारी शिक्षा और अधिकार। तो कुछ विचारकों ने महिलाओं की शिक्षा और सामाजिक भागीदारी की बात भी उठाई थी, जिससे जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। तो निष्कर्ष है कि वैज्ञानिक क्रांति और ज्ञानोदय ने प्रारंभिक आधुनिक यूरोप जो के सामाजिक और जो बौद्धिक ढांचे हैं उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया था। जहाँ वैज्ञानिक क्रांति ने ब्रह्मांड और प्रकृति की परंपरागत धारणाओं को विज्ञान और तर्क से बदल दिया था, तो वहीं जो ज्ञानोदय समाज है उन्होंने तर्क, स्वतंत्रता, समानता की और प्रेरित किया था उन लोगों को। तो इन आंदोलन की वजह से ही जो आधुनिक विज्ञान है, लोकतंत्र है, जो मानवों के अधिकार है, उनकी अवधारणाओं को इन्होंने विकसित किया था, जो आज भी हमारे जीवन का एक आधार बनी हुई है। ये परिवर्तन यूरोपीय इतिहास में आधुनिक युग की शुरुआत की संकेतक भी बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबोधन से आप क्या समझते हैं? 18वीं शताब्दी में यूरोप के प्रमुख प्रबुद्ध दार्शनिक के विचार क्या थे, और जो प्रबोधन शब्द से आप क्या समझते हो, और आधुनिक यूरोप के निर्माण में प्रबोधन के योग की विवेचना कीजिए। तो जो प्रबोधन, एनलाइटमेंट है, ये 17वीं से 18वीं शताब्दी के यूरोप में उभरा एक महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलन था। ये इसका उद्देश्य क्या था कि समाज, धर्म, राजनीति और जो ज्ञान के जो तर्क है, उनकी जो वैज्ञानिक सोच है और मानवता के मूल्यों के आधार पर ही इसको परिभाषित किया गया है। तो ये आंदोलन जो वैज्ञानिक क्रांति से ही प्रेरित होकर निकला था और इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया था कि मनुष्य अपने विवेक और ज्ञान के बल पर अपने जीवन और समाज को और ज्यादा मतलब बेहतर से बेहतर, तो और भी ज्यादा उसमें जो इम्प्रूवमेंट है वो कर सकता है। प्रबोधन का अर्थ क्या है? तो अर्थ है कि प्रबोधन जो है ना, ये एक शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, अर्थात जैसे अज्ञानता से, अंधविश्वास से, रूढ़ियों से बाहर निकलकर ज्ञान, तर्क और विवेक की तरफ बढ़ना। तो जो प्रबोधन युग है ये विश्वास, मतलब मजबूत विश्वास करता है। ये मनुष्य की जो सोच है उस मतलब मनुष्य स्वयं सोच सकता है और किसी भी सच्चाई के बारे में विचार कर सकता है। उसके अनुभव के आधार पर ही उसको परखा जाना चाहिए, ना कि हमारी जो परंपराएं, हमारी जो धार्मिक मान्यता है उसके बल पर इसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। प्रबोधन का सिंपली एक अर्थ है कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। जैसे अभी से अज्ञानता, मतलब किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं, अंधविश्वास, रूढ़, इन सभी चीजों से बाहर निकल के हमें ज्ञान की तरफ बढ़ना है, तर्क की तरफ बढ़ना है, विवेक की तरफ। ठीक है, तो जैसे इमैनुअल कांट ने प्रबोधन को इन्होंने बताया है, ये इनके बारे में लिख सकते हो कि इन्होंने ऐसे बात किया। तो आप विचारक के बारे में अब लिख दोगे कि इन्होंने ये परिभाषाएं दी है, तो इससे भी आपका जो आंसर का इंप्रेशन है वो अच्छा होता है। तो प्रबोधन जो मनुष्य है उसकी इस स्थिति से, मतलब उस स्थिति से मुक्ति है जिसे वह अपनी समझ के बिना दूसरों पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी के जो प्रमुख प्रबुद्ध दार्शनिक और उनके विचार हैं जॉन लॉक, तो उन्होंने कहा है कि जो सभी मनुष्य हैं जन्म से स्वतंत्र और समान अधिकार के साथ ही पैदा हुए हैं, और उनका मत था कि सरकार की शक्ति जनता की सहमति से ही होनी चाहिए। उन्होंने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का और मौलिक अधिकार को भी माना है। कि उन्होंने जॉन लॉक की बात हो रही है, और बोलते हैं ये वे धार्मिक सहिष्णुता
मतलब सभी धर्मों को ये लोग समान मानते थे और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके समर्थक भी रहे थे। उन्होंने चर्च की कट्टरता और अंधविश्वास की आलोचना भी की थी। इनके बारे में मुझे अपनी बात बताई थी कि चर्च की कट्टरता और थी और जो अंधविश्वास फैल रहा था वहां पर, उसके बारे में भी इन्होंने बात की है। तो उनका जो प्रसिद्ध कथन ये था कि मैं आपकी बात से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपके बोलने के अधिकार की मैं रक्षा करूंगा। ठीक है, तो ये जो इनका कथन है, मतलब इन्होंने जो बोला था, ये बहुत ही प्रसिद्ध था। तो जॉन जैक रूसो, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने सामाजिक जो अनुबंधन है, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि जो सत्ता है ना, उसकी जनता की जो सामूहिक इच्छा है, जनरल विल्स है, वो चलनी चाहिए, लोगों की, जनता की इच्छा चलनी चाहिए। तो उन्होंने लोकतंत्र और जन जो भागीदारी है उस पर बल दिया था। मोटेंस रेस्क्यू, तो जो उन्होंने सरकार की जो शक्तियां हैं उनको 3 भागों में बांटा था, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का इन्होंने ही विचार दिया था। तो उनका मत ये था कि शक्ति का जो संतुलन ही स्वतंत्रता की जो रक्षा कर सकता है। डेविड ह्यूम और एडम स्मिथ और डेनिस डिड्रो, तो इन विचारकों ने इतिहास, अर्थशास्त्र और नैतिकता विज्ञान पर ही बातें लिखी थी। डिड्रो ने इंसाइक्लोपीडिया नाम से एक ज्ञान कोश है ना, उसके बारे में बताया था। इससे जो ज्ञान का व्यापार, जो प्रचार है, उसका जो प्रसार है, वो और भी आगे तक फैल सके। तो आधुनिक यूरोप के निर्माण में प्रबोधन का योगदान, तो राजनीतिक बदलाव क्या थे, जो प्रबोधन विचार से लोगों में जागरूकता आई। शासकों की जो सत्ता है वो ईश्वर प्रदत्त से नहीं होती है, इसमें लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के जो शासन है उसकी नींव भी पड़ी गई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जैसे आंदोलन है, इसी चेतना से ये उत्पन्न हुए थे। धर्म और चर्च की भूमिका में बदलाव, तो जो धार्मिक सहिष्णुता है वो बढ़ी थी, चर्च की शक्ति कम हुई थी। तो राज्य और धर्म को अलग करने की जो सोच है वो भी भरकर आई थी। शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, तो स्कूल, विद्यालय और मुद्रण तकनीक के माध्यम से ज्ञान आम जनता तक भी पहुंच गया था। अब विज्ञान, गणित, दर्शन, इतिहास के नए जो दृष्टिकोण है वो भी सामने आए थे। आर्थिक विचार है उनका विकास हुआ, तो जो आर्थिक जो उदारवाद है उसकी सोच भी विकसित हुई थी। जैसे कि एडम स्मिथ की जो अदृश्य हाथ की जो अवधारणा है उसके बारे में बात की गई है। व्यापार, स्वतंत्र बाजार, निजी संपत्ति को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया था, आगे बढ़ाया था। नारी अधिकारी की सुरक्षा, तो जो मैरी वॉल्टनस्टॉफ्ट जैसी जो महिला है, उन्होंने विचारकों ने महिलाओं की शिक्षा और समानता की बात की है। इन्होंने भविष्य में महिला अधिकार आंदोलन को भी प्रेरणा दी है। निष्कर्ष, तो प्रबोधन जो आंदोलन है उन्होंने यूरोप का जो बौद्धिक और सामाजिक राजनीतिक रूप से नया रूप दिया। यह आंदोलन तर्क, विज्ञान और मानवीय जो मूल्य है उसको केंद्र में लेकर आया। मध्यकालीन जो अंधविश्वास है, निरंकुशता है, असमानता को चुनौती दी और आधुनिक यूरोप में लोकतंत्र, मानवाधिकार, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच और स्वतंत्रता की जो नींव रखी गई थी उन्होंने, उसका श्रेय प्रबोधन युग को ही जाता है, क्योंकि वास्तव में ये एक आंदोलन यूरोप को अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर लेकर आया था, एक सच्चे आधुनिक समाज की ओर से। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इस बात से कहां तक सहमत है कि जो प्रमुख जो सांस्कृतिक विकासों की एक श्रृंखला है उसके बावजूद भी प्रारंभिक आधुनिक जो यूरोप में महिलाओं की स्थिति है उसमें कोई भी खास बदलाव नहीं आया था। और ऑप्शन में क्या, जो आरंभिक जो आधुनिक जो यूरोप है उसमें गिरियों की जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन है उसके बारे में बताना है। तो मेनली एक ही टॉपिक के बारे में आपको बताना है, दोनों क्वेश्चन में सेम पूछा गया है। तो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक जो यूरोप के इतिहास में जो प्रारंभिक आधुनिक काल के रूप में इसको जाना जाता है। तो इस टाइम में जो विज्ञान, प्रबोधन, पुनर्जागरण और आधुनिक विकास जैसी जो सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन है तो उसके बारे में बात की गई है। इन आंदोलन ने ज्ञान, तर्क और मानवाधिकार पे बल दिया था। लेकिन जब हम इसी दौर में महिला और गरीब वर्ग के बारे की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि क्या इन बड़े बदलावों के बावजूद भी इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दिशा में कोई भी एक उल्लेखनीय सुधार नहीं आया है। तो इस आंसर में हम इस चीज को पढ़ेंगे, महिलाओं की स्थिति और उसमें परिवर्तन की सीमाएं। तो जो प्रारंभिक आधुनिक युग है उसमें शिक्षा, कला, विज्ञान और दर्शन में जो विकास हुआ है, परंतु महिलाओं की जो स्थिति है उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।
महिलाओं के लिए सीमित अवसर। तो अधिकांश जो महिलाएं हैं वो घरेलू कामों तक ही सीमित रही हैं, घर तक ही सारे काम करती थी, बाहर भी जाके कोई भी काम नहीं, पढ़ाई लिखाई मतलब शिक्षा का भी वो लोग इतना महत्व नहीं मिलता था उस टाइम। जो शिक्षा का जो अधिकार है वो कुछ संप्रभुत्व परिवारों की महिलाओं तक ही सीमित था, लेकिन जो सामान्य वर्ग की महिलाएं उनके लिए विद्यालय, पुस्तकें, ये सब चीजें उपलब्ध नहीं थी। विश्वविद्यालय और वैज्ञानिक संस्थानों में जो महिलाओं का प्रवेश है लगभग निषेध ही था। नारीवाद चेतना का आरंभ करेंगे तो इसमें जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जैसी जो कुछ महिलाएं इस दौर में उभरी थी, उन्होंने नारी शिक्षा और अधिकारों की मांग की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ए वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में ये कहा था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान तर्क और शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कला और साहित्य में महिला की भागीदारी। तो पुनर्जागरण काल में जो कुछ महिलाएं उन्होंने लेखन, चित्रकला और संगीत में भाग लिया था, फिर भी उन्हें अक्सर पुरुषों के नाम के पीछे छुपकर या गुमनाम रहकर ही उनको लिखना पड़ता था। तो कानूनी राजनीतिक स्थिति, तो महिलाओं की जो संपत्ति है उसमें कोई अधिकार नहीं था, विवाह के बाद भी संपत्ति पति की हो जाती थी, तो उन्हें जो मतदान और राजनीति में भाग लेने का भी कोई अधिकार नहीं था। निष्कर्ष, सांस्कृतिक विकासों के बावजूद महिलाओं की जो स्थिति है उसमें कोई भी मूलभूत या व्यापक परिवर्तन नहीं आया था। जो थोड़े बहुत सुधार हुए थे वो सीमित वर्ग और क्षेत्रों तक ही सीमित थे। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं उन तक ये जो अधिकार है वो नहीं पहुंच रहे थे। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में गरीबी और गिरियों की जो स्थिति है उसमें क्या परिवर्तन थे? तो जो गरीबों की प्रकृति और विस्तार है, तो इस काल में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, कृषि संकट हुआ था, शहरीकरण के कारण गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ रही थी। विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उसमें जो किसान वर्ग है वो कर्ज और करों के बोझ से दबे हुए थे। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण में चर्च और समाज गरीब को पापी या आलसी मानकर उन्हें दान पर निर्भर रहने वाले वर्ग में उनको लोगों को मानते थे, और भीख मांगना एक अपराध माना जाने लगा था कि कई जगह पर जो गरीब हैं वो कानून बनाए गए हैं ताकि गरीबों को नियंत्रित किया जा सके। राज्य की भूमिका, तो जो कुछ यूरोपीय देश हैं उसमें से इंग्लैंड में पुअर लॉज बनाए गए हैं जिनका उद्देश्य गरीबों की सहायता देना था, पर असल में ये जो कानून उन्हें श्रमिक बनाने और अनुशासित रखने के लिए किया गया था। आधुनिक विकास की शुरुआत में मजदूरी पर निर्भर जो मजदूर वर्ग है उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी, काइंडलेस थी। काम मजदूरी और अधिक काम और कई जो सुरक्षा है वो कोई सुरक्षा नहीं है, मजदूरी बिल्कुल कम देते थे लेकिन काम बहुत ज्यादा करवाते थे, और कोई सुरक्षा भी प्रदान नहीं की जाती थी उनके लिए। तो सामाजिक चेतना का विकास, तो जो ज्ञानोदय काल है उसमें कुछ दार्शनिकों ने समानता और मानवाधिकारों की बात की थी, लेकिन उनके विचार में भी कुछ मुख्य रूप से जो मध्य वर्ग के लोग हैं जो संप्रभुत्व समाज तक है वही सीमित रहते। गरीबों को अभी भी समाज की नीच श्रेणी है उसमें माना जाता है। निष्कर्ष, गरीबों की स्थिति में भी कोई जो उल्लेखनीय व्यापक सुधार है वो नहीं आया था। उन्होंने अभी भी सामाजिक व्यवस्था में निम्न स्थान पर रखा गया था और सहायता के बजाय नियंत्रण का दृष्टिकोण भी अपनाया गया था। निष्कर्ष, तो ये कहना पूरी तरह से उचित होगा कि प्रारंभिक और आधुनिक यूरोप में भले ही उनके सांस्कृतिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक क्रांति हुई है, लेकिन महिलाओं और गरीबों की स्थिति में मूलभूत जो परिवर्तन नहीं आया। समाज की ये दो श्रेणियां इसमें अभी भी अधिकार, शिक्षा और अवसरों से वंचित नहीं है। तो ये दोनों से पुरुष और संप्रभुत्व वर्ग के उत्थान का युग, महिलाओं और गिरियों की स्थिति में सुधार का वास्तविक संघर्ष तो आगे चलकर 19वीं से 20वीं शताब्दी में हुआ था, जब संगठित आंदोलन, शिक्षा, औद्योगिकरण ने उनकी आवाज को मंच दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, सांस्कृतिक बदलावों ने बारोक से रोकोको जो मौलिक संक्रमण को कैसे प्रभावित किया था? बारोक से जो नियुक्ति स्थगित नकारात्मक जो शैलियां हैं उसकी प्रगति में क्या उसकी सुरक्षा के महत्व पर हमें इसकी चर्चा करनी है, बात करनी है इसके ऊपर। तो 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के जो यूरोप के सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से जो अत्यंत समृद्ध और परिवर्तनशील जो समय था उस टाइम, तो इस काल में कला, वास्तुकला और संगीत की जो प्रमुख शैलियां हैं वो भरकर निकली थी, जिनमें बारोक और रोकोको
और जो न्यू शास्त्रीय शैलियां हैं, ये विशेष रूप से इसके अंदर उल्लेखनीय थी। तो इन शैलियों का विकास केवल सौंदर्य की दृष्टि से नहीं होता, बल्कि जो इनके पीछे की जो समाज है, राजनीति है, धर्म है, जो बौद्धिक आंदोलन है और जैसे जनोदय है, इसका भी गहरा प्रभाव है वो पड़ा था। और इन सभी परिवर्तनों को संरक्षण मतलब जैसे राजा, चर्च, कुलीन वर्ग और बाद में जो उदारवाद है, इन सबकी भूमिका में ये सभी लोग महत्वपूर्ण रहे हैं। तो बैरोक से रोकोको शैली में संक्रमण सांस्कृतिक बदलावों के प्रभाव के बारे में बताना है। तो बैरोक कला की विशेषताएं क्या थी? ये जो शैली है 17वीं शताब्दी में यूरोप में चर्च और राजशाही के प्रभाव से विकसित हुई थी और इसमें भव्यता, नाटकता, गहराई और धार्मिक भावनाएं उसका चित्रण हुआ था। इसका उद्देश्य दर्शक को चमकृत कराना मतलब भावनात्मक रूप से प्रभावित करना भी था। परिवर्तन की पृष्ठभूमि, तो 18वीं शताब्दी से सामाजिक जो बौद्धिक जो सोच है उसके अंदर बदलाव आया था। चर्च और राजशाही की सत्ता में गिरावट हुई थी और ज्ञानोदय विचारकों ने तर्क, सरलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक सौंदर्य उसको महत्व देना शुरू किया था। रोकोको शैली की विशेषताएं, तो ये जो शैली है फ्रांस में उभरी थी और बैरोक की तुलना में अधिक हल्की और कोमल सजावटी भी थी। इसमें दैनिक जीवन, प्रेम, प्रकृति और रोमांस की जो चीजें थी उसके बारे में बताया गया है। रंगों का प्रयोग अधिक हल्का, सजावटी और नाजुक था। ये जो शैली है ये मुख्यतः शाही दरबार संप्रभुत्व वर्ग की जो निजी पसंद है उसको दर्शाती है। प्रभाव क्या होते, जो बैरोक की जो सामाजिक और राजकीय जो गंभीरता है उसके स्थान पर रोकोको ने जो निजता मतलब जो सजावट है, सांस्कृतिक नजाकत है उसको स्थान दिया था। तो ये परिवर्तन समाज के सांस्कृतिक झुकाव और तर्कवादी सोचे ना उसके बारे में बताता है। बैरोक से न्यू शास्त्रीय शैली की और प्रगति में संरक्षण की भूमिका, तो न्यू शास्त्रीय कला की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध में ये शैली उभर कर आई थी। ये यूनानी रोमन जो परंपरा है, वास्तुकला है, उन सबको लेकर उन्होंने इसको प्रेरित किया था। तो इसमें अनुशासन, सरलता, संतुलन और तर्क के सिद्धांत है उसको महत्व दिया गया है। ज्ञानोदय का प्रभाव, तो जो न्यू शास्त्रीय शैली है उसमें जो ज्ञान उदयों की जो विचारधारा है उसके बारे में बताया गया है कि जैसे कि लोकतंत्र, नागरिक जिम्मेदारी और बौद्धिक जो नियंत्रण है उसके बारे में बात की गई है। और ये लोगों की जो सजावटी है, जो विलासी परिवर्तन है, वो एक विरुद्ध एक प्रतिक्रिया भी थी। संरक्षण की भूमिका क्या थी, तो राजा और दरबार, शुरू में जो राजा है वो चर्च ने बैरोक और रोकोको शैलियों को सुरक्षा भी दी थी। संप्रभुत्व वर्ग जैसे उच्च वर्ग और दरबारी जो महिलाएं रोकोको जो शैली को पसंद करते थे, खासकर फ्रांस में। प्रबुद्ध शासक, तो जैसे ऑस्ट्रेलिया की जो मारिया थेरेसा थी और रूस की कैथरीन जो महान, इन्होंने न्यू शास्त्रीय कला को भी सुरक्षा प्रदान की थी क्योंकि ये जो उनकी आधुनिक विवेकपूर्ण जो शासन नीति है उसके अनुरूप ही थी। तो उत्तर मध्यम वर्ग में तो 18वीं शताब्दी के अंत में ही शिक्षित और संपन्न जो मध्यम वर्ग थे उन्होंने भी कला को संरक्षण देना शुरू किया था और उन्होंने उन शैलियों को पसंद किया था जो तर्क और नैतिकता और नागरिकता की जो प्रतिबंधित वो करती है। तो निष्कर्ष है कि बैरोक से रोकोको और जो न्यू शास्त्रीय शैलियां उसमें संक्रमण केवल सौंदर्य बौद्ध में परिवर्तन नहीं था, बल्कि ये जो यूरोप के सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास है इसकी कहानी को भी दिखाता है। जहां बैरोक जो शैली और धार्मिक राजकीय प्रभाव का जो प्रतीक मानते थे, वहीं रोकोको जो निजी विलासीलता है, कोमल जो भावना है उसकी अभिव्यक्ति भी बनी रही है। इसके विपरीत जो न्यू शास्त्रीय शैली है उनके विवेक, तर्क और प्राचीन आदर्श है उसको पुनर्स्थापित किया गया था। और इन सभी शैलियों की जो प्रगति है उसमें संरक्षणों की जो भूमिका है वो केंद्रीय रही है, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो राजा हो या नया उभरता हुआ कोई उदारवाद वर्ग हो। इससे सांस्कृतिक परिवर्तन और संरक्षण की जो परंपरा है उसे मिलकर ही यूरोप की कलात्मक जो धारा है उसको हम एक नई दिशा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारंभिक जो आधुनिक यूरोपीय लोग हैं वो जादू और डायन विभागों में विश्वास हो रहे थे, इस पर टिप्पणी करनी है। तो प्रारंभिक जो आधुनिक जो यूरोप है उसमें लगभग 15वीं से 18वीं शताब्दी का समय सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक परिवर्तन का काल था। इस युग की शुरुआत में जादू टोना और डायनो जैसी जो विश्वास है वो बहुत ज्यादा प्रबल थी, बहुत तेजी से फैल रही थी ये चीजें। तो हजारों जो महिलाएं और जो कुछ पुरुष है उस पर डायन होने का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित भी कर देते।
और उन्हें मार भी डालते थे, क्योंकि वो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी के तक आते थे और यूरोपीय समाज में इन विश्वासों पर सवाल उठने लगे थे। लोगों का जो ध्यान तर्क है, विज्ञान और विवेक की ओर बढ़ा था, और डायन जो अभियोगी विश्वास है वो धीरे धीरे कम होने लगा था। अगर जैसे डायन अभियोगों का इतिहास और पृष्ठभूमि, तो यूरोप में ये मान्यता मानी जाती थी कि जैसे कुछ लोग है ना, वो शैतान जो लोग है वो शैतान से समझौता करके दूसरों की जो हानि पहुंचाने वाले जादू हैं वो करते थे। और डायनों पर बच्चों की हत्या, मौसम बिगाड़ने, फसल को खराब करने, बीमारी फैलाने जैसे जो आरोप है वो लोगों पर लगाए जाते थे। चर्च और जो स्थानीय न्यायालय है उन्होंने ऐसे जो मामले में सख्त कदम उठाए थे और हजारों लोगों को जला भी दिया था। तो लोगों के विश्वास में बदलाव के कारण जो वैज्ञानिक क्रांति और तर्क का जो उदय हुआ, तो 16वीं-17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई, जिसमें जो गैलीलियो है, न्यूटन है, उन्होंने विज्ञान के जो प्राकृतिक घटनाओं उसको वैज्ञानिक नियमों से समझाया था उन लोगों को कि जो बीमारियां हैं, जो तूफान है, जो सूखी जैसी घटना है, ये इन सबको अब देवी शक्तियों या जादू का परिणाम ना मानकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये किसी डायन का प्रभाव नहीं है या कोई देवी शक्ति का कोई जादू नहीं है, ये कुछ वैज्ञानिक परिणाम होते हैं। उनके दृष्टिकोण से देखोगे तो ये सब चीजें नॉर्मल थी, क्योंकि ये वैज्ञानिक रूप से इसमें बदलाव आ रहे थे। तो जो ज्ञानोदय एनलाइटमेंट जो विचारधारा है उसके बारे में बात करते हैं। जो 18वीं शताब्दी में प्रबोधन जो युग आया था उसने तर्क, विवेक और मानवाधिकार के महत्व को बताया था। और दार्शनिक जैसे जो वोल्टेयर है, डिट्रो, इन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता और अन्यायपूर्ण जो अभियोग है उसके बारे में आलोचना भी की थी। तो ये जो विचार है ये बड़ा था कि किसी पर भी बिना ठोस प्रमाण के आरोप लगाना अमान्य होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से अगर बदलाव देखेंगे तो प्रोटेस्टेंट और कुछ कैथोलिक जो विचारक है उन्होंने डायन अभियोग को धार्मिक भ्रष्टाचार और अज्ञानता का प्रतीक माना था। चर्च की पकड़ कमजोर होने लगी थी और धर्म का जो स्वरूप है पहले से भी अधिक सहिष्णु बनने लगा था। कानूनी प्रणाली में सुधार, तो न्यायिक जो प्रक्रिया उसमें सुधार हुआ, सबूत को अधिक महत्व मिलने लगे, यातना के आधार पर जो कबूल नामों की जो अविश्वसनीय माना जाने लगा। इस कारण से अब अदालतों में डायनों का जो मामला है उसको गंभीरता से लेने वाले पहले तर्कपूर्ण जो जांच की जाने लगी। तो जो शिक्षा और मुद्रण का जो प्रमाण है, मतलब उसका प्रभाव क्या था कि अधिक जो लोग हैं पढ़ने लिखने लगे थे, किताबों एवं पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने विचारों का प्रसार किया था। शिक्षा ने लोगों को सोचने और सवाल करने की शक्ति दी थी कि जिससे वो अंधविश्वास से दूर रहने लगे। तो परिणाम क्या हुए थे? 17वीं शताब्दी के अंत तक डायनों का जो अभियोग है इसमें कमी आने लगी। 18वीं शताब्दी के आते आते यूरोप के जो अधिकांश देशों में इन पर जो कानूनी रोक है वो लगा दी गई और समाज में एक ऐसी नई सोच आई कि जादू और डायन का अस्तित्व नहीं होता है, ये केवल भय और अज्ञानता का ही परिणाम था, ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उन सब की वजह से ये सब चीजें चेंजेस आ रहे थे। तो निष्कर्ष देख सकते हैं कि निष्कर्ष है कि प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में जादू और डायन जैसे जो अभियोग है इनमें लोगों का विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा और ये परिवर्तन किसी एक कारण से नहीं थे, बल्कि वैज्ञानिक, बौद्धिक और धार्मिक कानूनी सुधार के माध्यम से ही सारे प्रभाव देखने को मिलते। ये इस बात का परिणाम है कि जब समाज तर्क, शिक्षा और न्याय की ओर बढ़ता है तो अंधविश्वास और अन्यायपूर्ण जो परंपराएं वो पीछे छूट जाती हैं और डायन अभियोगों से विश्वास का जो हास्य है वो यूरोपीय समाज की आधुनिकता की ओर बढ़ने का प्रतीक भी बना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रारंभिक आधुनिक युग में यूरोप में परिवार व विवाह की जो संस्थाएं हैं वो उसमें परिवर्तन के परिणाम को बताया गया है। जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप है 15वीं से 18वीं शताब्दी के समय में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जो दृष्टि है उसके बदलावों के बारे में बताया कि इस दौर में ना तो केवल विज्ञान और ज्ञान की दुनिया में परिवर्तन आया बल्कि परिवार और विवाह की जो प्रारंभिक व्यवस्थाएं हैं उसमें भी बदलाव हुए हैं। जहां पहले विवाह और परिवार पूरी तरह से धार्मिक और सामाजिक रीति नीति इन सब पर आधारित था, तो वहीं इस समय में जो नए बौद्धिक और आर्थिक विचार हैं उन्होंने संस्थाओं को एक नया स्वरूप भी देना स्टार्ट किया था। तो विवाह की संस्था में बदलाव, तो जो विवाह का उद्देश्य और स्वरूप क्या था? मध्यकालीन जो यूरोप है उसमें विवाह मुख्य धार्मिक कर्तव्य और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक साधन माना जाता था, लेकिन जो प्रारंभिक और आधुनिक युग में विवाह को एक व्यक्तिगत पसंद, आर्थिक लाभ और परिवार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा था। विवाह की आयु,
तो जो पहले लड़कियों की शादी है वो बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी, बाल विवाह होते थे। लेकिन जो इस काल में विवाह की जो औसत आयु है वो बढ़ने लगी है, खासकर शहरी मध्यम वर्ग में। तो लड़के लड़कियां विवाह से पहले कुछ वर्ष तक काम करते थे ताकि जो आर्थिक रूप से वो स्थिर हो सके। चर्च की भूमिका, तो पहले जो विवाह है वो पूरी तरह से चर्च द्वारा नियंत्रित था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट जो सुधार है, आंदोलन है, उसके बाद ही शादी को एक सामाजिक और नागरिक अनुबंधन के रूप में देखा गया था। तो कैथोलिक क्षेत्रों में जो चर्च का नियंत्रण है वो फिर भी बना रहा था, लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र हैं उसमें राज्य और परिवार का भी हस्तक्षेप बढ़ने लगा था। विवाह और महिलाओं की भूमिका, तो महिलाएं अब केवल पत्नी और माँ की भूमिका तक सीमित नहीं रही है, बल्कि पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। कुछ स्थानों पर वे विवाह में अपनी इच्छा और जाहिर कर रही है, अपनी इच्छा अनुसार विवाह करती हैं वो। परिवार की संस्था में बदलाव, तो परिवार की संरचना, तो परिवार अब छोटे होते गए हैं, यानी जो पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, और ना भी क्या इस छोटा सा परिवार होता है। पहले तो बड़े संयुक्त परिवार आम थे से, लेकिन जो शहरीकरण और व्यावसायिक जरूरतों के चलते छोटे छोटे जो परिवार है उनका चलन बढ़ने लगा है। परिवारों में बच्चों की भूमिका, तो पहले जो बच्चे हैं वो एक छोटे वयस्क की तरह देखे जाते थे, लेकिन अब वो जो बाल व्यवस्था है उसको एक अलग चरण पर देखा जाने लगा है। शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया है, और खासकर जो मध्य वर्ग है, माता पिता बच्चों की परवरिश और जो नैतिक प्रशिक्षण है उसको अधिक महत्व देने लगे हैं। पारिवारिक अनुशासन, तो पिता को परिवार का प्रमुख और अनुशासक माना जाता है, लेकिन जो जानते और जो नैतिक लेखन है उसके प्रभाव से अब प्यार, स्नेह और समझदारी की जो भावना है जो प्रारंभिक जीवन में जगह मिलने लगी है इस चीज के। महिलाओं की स्थिति, तो महिलाएं हैं जो उनको पारिवारिक जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण बनी है, लेकिन अब से वो घरेलू अर्थव्यवस्था, बच्चों की शिक्षा और जो कुछ व्यवसाय है उसमें उनका योगदान भी बढ़ने लगा है। फिर भी उन्हें संपत्ति के आधार पर संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक जो भागीदारी है वो नहीं मिल रही थी। तो विवाह और परिवार में आर्थिक सामाजिक प्रभाव क्या थे, तो औद्योगिक और जो शहरी विकास है उसके चलते अब उत्पादन की जो इकाई है, उसको उपभोग की जो इकाई है वो बनने लगी थी। विवाह अब केवल सामाजिक रस्म नहीं रह पाया था, बल्कि दो व्यक्तियों, उनके परिवारों के बीच आर्थिक और भावनात्मक समझौते हैं उसको बना के रखा था। मध्यम वर्ग के उदय के साथ साथ विवाह और परिवार में नैतिकता, अनुशासन और सम्मान का भी महत्व बढ़ा था। निष्कर्ष की बात करते हैं तो प्रारंभिक जो आधुनिक यूरोप है उसमें परिवार और विवाह की संस्था है उसमें गहरे जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहे थे। अब विवाह केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं रह गया था, बल्कि ये व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक समझौते हैं उसका इसने रूप ले लिया था। परिवार की संरचना में छोटे, आत्मनिर्भर और भावनात्मक रूप से ये जुड़ी जो इकाइयां, इन सबका विकास हुआ था, और इन बदलावों ने आधुनिक यूरोप है इसके नवीन सामाजिक ढांचे है उसकी नींव रखी थी, जहां पर व्यक्ति की इच्छा, शिक्षा और को पहले अधिक महत्व मिलने लगा था। तो ये युग परिवार विवाह के संदर्भ में मध्यकालीन परंपराओं से भी अधिक जो मूल्य है उसको संक्रमण का काल भी बनता गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वैज्ञानिक क्रांति के बदलते जो इतिहास लेकर उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और आधुनिकता का जो इतिहास है उसमें राजनीतिक चेतना और जन विद्रोह से प्रभावित होकर इस ठीक है। तो प्रारंभिक जो आधुनिक जो यूरोप है 15वीं शताब्दी में, ये वो दौर था जब भारतीय समाज में गहरे बौद्धिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक जो सामाजिक परिवर्तन है वो हो रहे थे। तो ये समय जो वैज्ञानिक क्रांति है, प्रबोधन, राजनीतिक चेतनाएं हैं और जन विद्रोह का जो युग बना हुआ था, इस परिवर्तन ने न केवल तत्कालीन समाज की इसको बदला था, बल्कि इतिहास को लिखने, समझने के तरीके, उसकी गहराई को भी प्रभावित किया था। वैज्ञानिक क्रांतियों के इतिहास लेखन और आधुनिकता की समझ में दोनों ही लगातार बदलते जा रहे थे। सामाजिक चेतना और विचारधारा और विद्रोह से ये सब जुड़ रहे थे। तो वैज्ञानिक क्रांति के बदलते इतिहास लेखन का संक्षिप्त विवरण, तो प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या था। पहली जो वैज्ञानिक क्रांति है उसको केवल कुछ महान पुरुषों जैसे कोपरनिकस और गैलीलियो, न्यूटन, इन सब की खोजों का परिणाम माना जाता था, लेकिन इस ज्ञान के जो अंधकार युग से ये इनको प्रकाशीय और यात्रा के रूप में इसको देखा भी जाता है। वैज्ञानिक प्रगति को धर्म के विरुद्ध और तर्क के पक्ष में एक न्याय की तरह प्रस्तुत किया भी जाता है।
समाज और संस्कृति की क्या भूमिका थी? तो 20वीं शताब्दी में जो इतिहासकार हैं उन्होंने ये समझना शुरू किया था कि वैज्ञानिक क्रांति केवल वैज्ञानिकों की खोज का परिणाम नहीं होती है, बल्कि ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जो आंदोलन है वो भी थी। तो वैज्ञानिक विचारकों का विकास सामाजिक संरचना, धार्मिक जो जरूरतें हैं और जो मुद्रण की जो तकनीक है ना, धार्मिक बहसों से, इन सभी से प्रभावित होकर हुई थी। तो जो महिलाएं हैं, जो कारीगर हैं, जो गैर यूरोपीय समाजों की जो भूमिका है उस पर भी ध्यान दिया जाने लगा था। विज्ञान और शक्ति का संबंध, तो जो कुछ आधुनिक इतिहासकार हैं उन्होंने ये सवाल उठाया था कि वैज्ञानिक जो ज्ञान है उसको सत्य मानने की प्रक्रिया भी राजनीतिक, सामाजिक शक्तियों से जुड़ी होनी चाहिए, और विज्ञान जो एक तटस्थ प्रक्रिया ना होकर सत्ता, वर्ग और संस्कृति से जुड़ा एक मतलब ज्ञान प्रणाली तक बन गया है। तो आधुनिकता का इतिहास, तो जो राजनीतिक चेतना और जन विद्रोह है उसमें आधुनिकता बदलती सोच है। एक आधुनिकता का इतिहास सिर्फ तकनीकी और बौद्धिक की जो प्रगति है उसका इतिहास नहीं है, बल्कि वे उस मानसिकता की कहानी है जो न्याय, स्वतंत्रता और बराबरी की मांग करते हैं। ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हुई थी जब लोगों ने ये समझा था कि राजशाही ईश्वर की देन नहीं है, बल्कि उसे जनता की सहमति से ही चलना चाहिए। तो राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ? तो जो चयनित है उन्होंने व्यक्तिगत अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की इसकी बात की थी। दार्शनिक जैसे रूसो, लॉक, वोल्टेयर ने लोगों में विश्वास पैदा किया था कि वो अपने भाग्य और शासन प्रणाली को बदल सकते हैं। जन विद्रोह और मानसिकता में बदलाव, तो फ्रांसीसी क्रांति, अंग्रेजी क्रांति और डच विद्रोह इन आंदोलन ने इस बढ़ती राजनीतिक चेतना के प्रतीक बने थे। इन आंदोलन में आम जनता ने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई थी, अधिकारियों की मांग भी की थी। लोगों की मानसिकता प्रजा से नागरिक बनने की ओर भी बढ़ रही थी। तो शिक्षा, मुद्रण और संवाद का योगदान, तो मुद्रण प्रेस के जरिए नई विचारधारा जो विचार है उसको तेजी से फैलाया था। अखबार, पत्रिकाएं, किताबें राजनीतिक विचारकों को आम जनता तक ले जाने का माध्यम बनी थी। इससे जो आम लोगों की सोच है उसमें बदलाव आया था, और अब जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता है उसकी भाषा भी समझ में आने लगी थी। निष्कर्ष, तो प्रारंभिक आधुनिक जो यूरोप है वो केवल वैज्ञानिक राजनीतिक बदलाव का युग नहीं है, बल्कि ये समय मानसिकता के गहरे जो संक्रमण है उसके काल के ऊपर है। वैज्ञानिक क्रांति का जो इतिहास है वो लेखन अब केवल जो खोजों की कहानी नहीं है, बल्कि समाज और विचारकों के संघर्ष के आईना भी बन गई है। साथ में उन चेतनाओं और राजनीतिक आंदोलन ने आधुनिकता को एक नई दिशा दी है, और यही परिवर्तन आरोपियों की मध्यकालीन अंधविश्वास और राजशाही के जो प्रभुत्व से निकलकर एक आधुनिक, जागरूक और विवेकशील जो समाज है उसकी ओर लेकर गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट हमारा। 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपियन साहित्य की जो प्रमुख उपलब्धि है उसके बारे में बात करेंगे। 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में साहित्य में जो महत्वपूर्ण जो क्रम थे, विकास क्रम, इसके बारे में बात करेंगे। तो 16वीं से 18वीं शताब्दी के जो यूरोप साहित्य का एक क्षेत्र है वो तेजी से बदलता हुआ बौद्धिक रचनात्मक संसार बन गया। ये समय जो पुनर्जागरण, प्रबोधन और धार्मिक सुधार और वैज्ञानिक जो क्रांति है उससे व्यापक आंदोलन से प्रभावित हुआ है। साहित्य अब केवल धार्मिक ग्रंथ, शाही दरबार तक सीमित नहीं रहकर सामाजिक आलोचना, मानवीय भावनाएं और नए जो विचार हैं उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी बन गई है। तो इस युग ने आधुनिक यूरोपीय साहित्य की भी नींव रखी है। 16वीं शताब्दी का साहित्य पुनर्जागरण की छाया में, तो मुख्य जो विशेषता है कि इस युग में मनुष्य, उनकी बुद्धि, संवेदना, स्वतंत्रता का जो इतिहास है उसका केंद्र बनाया गया है। और क्लासिकल ग्रीक और रोमन जो साहित्य है उससे प्रेरणा लेकर मानवता के मूल्य पर आधारित जो रचनाएं हैं उनको भी लिखा गया है। अब प्रमुख जो लेखक कौन थे? तो विलियम शेक्सपियर, उन्होंने नाटक और कविता का एक नए स्तर पर पहुंचाया था। उनकी कृतियां जैसे हैमलेट, मैकबेथ, रोमियो एंड जूलियट जैसी जो मानवीय जटिलताएं और सामाजिक सवाल है उसकी गहराइयों से भी पड़ताल की थी। और मिगुएल दे सर्वेंटेस, तो उनकी जो रचनाएं हैं, डॉन क्विक्सोटो को यूरोपीय उपन्यास का आरंभिक और महान उदाहरण भी माना जाता है। तो यह एक समाधि आदर्शवाद बेनाम आधुनिक यथार्थ का व्यंग्यात्मक चित्रण भी देखने को मिलता है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है कि पुनर्जागरण जो काल है उसके साहित्य ने मानवता, स्वतंत्र सोच और कलात्मकता को भी महत्व दिया है, लेकिन ये साहित्य अभी भी संप्रभात वर्ग तक ही सीमित है। स्त्री और गरीबों की आवाजें अभी भी साहित्य में बहुत कम दिखाई देती हैं। 17वीं शताब्दी का साहित्य, तो धार्मिक और राजनीतिक भावनात्मक संघर्षों के बारे में बात करते हैं। तो इस युग ने राजनीतिक उथल पुथल जैसे इंग्लैंड में गृह युद्ध जैसे धार्मिक संघर्ष और व्यक्तिगत जो चेतना है उसका विस्तार किया था। साहित्य में अब केवल गंभीरता, नैतिकता और आत्मनिरीक्षण का स्वर दिखाई देता है। अब इसके लेखक के बारे में बात करेंगे।
तो जॉन मिल्टन। तो पैराडाइज लॉस्ट एक धार्मिक महाकाव्य है जो स्वतंत्र इच्छा, पाप और मानवता के पतन के आधार पर ही हुआ है। तो मैलियर फ्रांसीसी नाट्यकार जिन्होंने ट्रैफलर जैसी जो हास्य रचनाएं हैं उसके धार्मिक पाखंड और सामाजिक बुराइयों की आलोचना की है इसके अंदर। रैसिन कॉर्ले ने तो फ्रांसीसी जो त्रासदी है उसमें लेखकों ने क्लासिकल परंपराओं को नए युग में पुनः प्रस्तुत किया है। तो आलोचना दृष्टिकोण है कि ये जो काल है साहित्य में गंभीरता और धार्मिकता लेकर आया है, लेकिन जो विचार है जो इनकी स्वतंत्रता पर कई बार सत्ता और चर्च की जो शक्ति है वो देखी गई है। तो आम जन की जो चिंता है वो अभी भी साहित्य में गौण है, इस पर ये आधारित हुई है। तो 18वीं शताब्दी का साहित्य प्रबोधन और तर्क का युग क्या था? तो ये जो युग है ना वो तर्क, विज्ञान, समानता और मानव अधिकारों की बात करने वाला था। इसमें साहित्य अब दार्शनिक, आलोचनात्मक और प्रगतिशील हो गया था। तो प्रमुख जो लेखक क्या थे? वोल्टेयर। तो कैंडिडेट जैसे व्यंग्यात्मक जो उपन्यास है उन्होंने धार्मिक कट्टरता और राजशाही की आलोचना की थी। जॉन जैक रूसो तो एम्बली और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी जो कृतियां उसमें शिक्षा, नैतिकता और राजनीतिक स्वतंत्रता है इस पर गहरी बात की गई थी। डेंसिन डिड्रो तो इंसाइक्लोपीडिया के संपादक के रूप में उन्होंने ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाने का काम किया था आसान रूप से। तो डैनियल डेफो और जोनाथन जैसे स्विफ्ट, तो इन लोगों ने क्या कहते हैं जैसे रॉबिन्सन क्रसियन एंड ग्लोवेर क्लेवर जैसी जो कृतियां हैं वो आज भी आम पाठकों के लिए लिखी जाने वाली हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो ये जो काल है ये साहित्य को बौद्धिक विमर्श को इसकी माध्यम बनाता है, लेकिन कभी कभी जो अत्यधिक तर्कवाद के कारण भावनात्मक जो गहराई है उसमें कमी दिखाई देती है। महिलाएं और अपनी क्षेत्र की जो चिंता है उसको अभी भी सीमित स्थान दिया गया है। साहित्य में स्त्री और निम्न वर्ग की भागीदारी में, तो इस युग में जो कुछ महिलाएं हैं उन्होंने भी साहित्य क्षेत्र में प्रवेश किया है, जैसे मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट इन्होंने जो नारीवाद जो अधिकार है उसकी बात की है। साथ में इन्होंने मुद्रण तकनीकी और शिक्षा के प्रसार में आम जनता के पाठक बनने लगी है, जैसे साहित्य का जो दायरा है वो व्यापक रूप से बना रहे। और निष्कर्ष 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो यूरोपीय साहित्य ने मानवीय चेतना के विकास के बारे में, सामाजिक बदलाव और बौद्धिक क्रांति को अपने शब्दों में ढालकर प्रस्तुत किया है। पुनर्जागरण ने जहाँ मानवता कला का केंद्र में रखा है, तो वहीं 18वीं शताब्दी ने साहित्य को समाज सुधार, आलोचना का हथियार भी बनाया है। तो ये युग साहित्य को राजाओं और पदारियों की जो प्रशंसा है उससे निकलकर जनता की आवाज बनने की ओर लेकर गया है। तो हालांकि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ये जो बदलाव है वो आधुनिक यूरोपीय साहित्य की एक बुनियाद अवश्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रारंभिक आधुनिक जो यूरोप है उसमें परिवार और विवाह व्यवस्था में कोई महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है उसके बारे में बात करनी है। और परिवार और विवाह व्यवस्था में प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में होने वाले जो सामाजिक परिवर्तन है उसके प्रभाव के बारे में, दोनों में सेम ही क्वेश्चन पूछा गया है। प्रारंभिक आधुनिक यूरोप जो लगभग 15वीं से 18वीं शताब्दी तक ये समय था जब यूरोपीय समाज गहरे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और बौद्धिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। तो उन्होंने पुनर्जागरण, धर्म सुधार, वैज्ञानिक जो क्रांति है, प्रबोधन है, उसके शहरीकरण जैसे बड़े जो आंदोलन है केवल उन राजनीतिक ज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित किया था, लेकिन जो परिवार, विवाह जैसी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसको भी एक नई दिशा दी गई थी। धीरे धीरे इनकी स्थायी रूप से यूरोपीय समाज है उसमें मूल ढांचे के बदलते गए। तो परिवार की संस्था में महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आए थे, तो मध्यकालीन युग में संयुक्त जो परिवार है वो आम ही था, जहाँ कई जो पीढ़ियां एक साथ रहती थी। लेकिन प्रारंभिक जो आधुनिक काल है इसमें नाभि के मतलब छोटा परिवार होता था, यानी माता पिता बच्चे एक सीमित परिवार की तरह ही चलता रहता था। विशेषकर शहरी क्षेत्रों में यही चलता था। और इससे एक बड़ा कारण ये भी था कि जो आर्थिक स्वतंत्रता है और जो शहरी जीवन की आवश्यकताएं थी वो भी थी। तो पारिवारिक जो भूमिका है उसमें क्या परिभाषा है, तो पिता को अब परिवार का मुखिया और नैतिक अनुशासन का प्रतीक माना जाने लगा था। महिलाओं की जो भूमिका है वो मुख्यतः घरेलू काम, बच्चों की परवरिश और जो भावनात्मक देखभाल है वहीं तक सीमित थी। लेकिन अब वो घरेलू अर्थव्यवस्था में भी अधिक भागीदारी देने लगी है। बच्चों को पहले एक छोटे वयस्क की तरह ही देखा जाता था, पर अब जो बाल व्यवस्था है उसको एक विशेष और संरक्षित चरण में भी माना जाता है उनको। शिक्षा और नैतिकता का प्रवेश, तो जनोदय काल के प्रभाव से ही माता पिता बच्चों के नैतिक मूल्य और शिक्षा के जरिए सभ्य नागरिक बनाने पर उनको जोर देते हैं। लड़कों के लिए जो औपचारिक शिक्षा की उपलब्धता है वो बढ़ा दी गई है, जबकि लड़कियों की घरेलू गुणों में इनको शिक्षित किया गया है।
विवाह संस्था में आए महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो विवाह की अवधारणा में बदलाव। तो मध्यकाल में जो विवाह है उनको धार्मिक कर्तव्य और ईश्वर की जो योजना है उसको माना जाता है। अब विवाह को एक सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत जो समझौता है वो नहीं माना, मतलब व्यक्तिगत जो समझौता है वो माना जाने लगा है। विवाह की जो उम्र है और पसंद है, तो 16वीं से 17वीं शताब्दी तक जो विवाह की औसत उम्र है वो बढ़ने लगी थी, क्योंकि जो युवा है वो आर्थिक रूप से सक्षम होकर ही विवाह करना चाहते थे। तो युवा में जो माता पिता की सहमति है वो भी महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो युवा है उनकी व्यक्तिगत पसंद को भी कुछ क्षेत्रों में मान्यता मिलने लगी थी। चर्च और राज्य की भूमिका, तो पहले तो विवाह पूरी तरह चर्च के अधीन ही था, लेकिन परंतु जो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के बाद कई क्षेत्रों में राज्य ने विवाह को एक नागरिक अनुबंधन के रूप में मान्यता दी थी। कुछ देशों में विवाह के पंजीकरण और कानूनी मान्यता उसकी प्रक्रियाओं को भी शुरू किया था। तो विवाह और वर्ग संबंध, तो कुलीन वर्ग में जो विवाह है वो अब भी सामाजिक प्रतिष्ठा और संपत्ति के गठबंधन का माध्यम थी, लेकिन जो मध्यम वर्ग में विवाह को अभावनात्मक और नैतिकता बंधन के रूप में ही देखा जाता है। सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव और विवाह पर, तो शहरीकरण में क्या था कि शहरी जीवन और नई नौकरियां, प्रारंभिक जो ग्रामीण परिवार है उसकी संरचना को तोड़ा गया था। विवाह अब एक स्थायी पेशेवर जीवन की योजना का हिस्सा भी बन गई थी। तो धार्मिक जो सुधार है उसमें प्रोटेस्टेंट जो विचारधारा ने विवाह को अधिक मानव केंद्रित और नैतिक बंधन माना था, ना कि केवल धार्मिक रस्म। तो तलाक की जो संभावना है हालांकि सीमित पर चर्चा होने लगी है, विशेषकर प्रोटेस्टेंट समाजों में। तो जो शिक्षा है और जो मुद्रण की तकनीक है उसका असर क्या हुआ था कि अधिक जो लोग हैं वो पढ़ने लिखने लगे थे, इससे परिवार और विवाह जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श बढ़ने लगा था। पत्रिकाएं, धार्मिक पुस्तिकाएं, उपदेशों ने विवाह को एक नैतिक अनुशासन और साझेदारी का प्रतीक भी बताया था। आलोचनात्मक विश्लेषण क्या था, तो ये जो परिवर्तन है ये कुलीन और शहरी मध्य वर्ग में अधिक स्पष्ट थी, ग्रामीण और निम्न वर्ग में परंपराएं अधिक समय तक बनी रही थी। स्त्रियों को अब भी बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया था, वे अभी भी संपत्ति, अधिकार और निर्णय जो निर्माण है वहां तक सीमित थी। लेकिन ये जो काल है ये आधुनिक पारिवारिक ढांचे की नींव रखने वाला बन गया था। इसमें परिवार का एक भावनात्मक, नैतिक और सामाजिक जो इकाई है वो बन के उभरा था। निष्कर्ष, तो जो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप है उसमें परिवार और विवाह की जो संस्थाएं हैं, सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक परिवर्तन है उसमें गहराई से ये प्रभावित हुए थे। अब परिवार केवल रक्त संबंधों की इकाई नहीं था, बल्कि नैतिक अनुशासन, भावनात्मक जुड़ाव और सामाजिक समझौते हैं उसका प्रतीक भी बन गया था। विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक नहीं था, बल्कि एक सचेत व्यवहारिक साझेदारी का रूप लेने लगा था कि अब आर्थिक रूप से मतलब हम लोग पहले शादियां ना पहले ही कर दी जाती थी, लोग कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन अब वो आर्थिक रूप से स्टेबल हो रहे हैं, अपनी नौकरी मतलब अपनी नौकरी लगवा कर अपने जो एजुकेशन उसको कंप्लीट करके फिर शादी करते हैं। तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं पहले, उसके बाद शादी करना चाहते हैं। तो यही सारे बदलाव हुए थे और इन परिवर्तनों ने आधुनिक जो यूरोपीय समाज में व्यक्ति की जो भूमिका है, स्वतंत्रता है, जिम्मेदारी की जो नींव है उसको आगे चलकर लोकतंत्र और समानता जैसे जो विचार है उसको जन्म देने वाली भी बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें इन पॉइंट्सों के बारे में बताना है। क्वेश्चन में आता है कोई 2 करने हैं कोई 3 करने हैं, ठीक है। तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे। जॉन्स कैप्सलर, आइजैक न्यूटन और बौलक कला और प्रमुख जो महिला हस्तियां उनके बारे में, और खाद्य दंगे। तो जॉन्स कैप्सलर के बारे में, जॉन कैप्सलर ने जर्मनी के एक महान जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, उन्होंने ग्रहों की जो गति है ना उनके 3 नियम दिए थे। कैप्सुलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो जो ब्रह्मांड की गति को समझने में क्रांतिकारी साबित हुए थे। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अब साइंस में भी पढ़ा होगा 10th में। तो उनकी खोजों ने जो कोperनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत उनके वैज्ञानिक आधार प्रदान किए थे। न्यूटन की जो गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल फोर्स का सिद्धांत है उसके मार्गदर्शन पे इसको बनाया गया था। कैप्सुलर ने यह दिखाया था कि जो ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा गोल नहीं बल्कि दीर्घवृत्त मतलब इलेप्टिकल जो ऑर्बिट है उसके थ्रू करते हैं। महत्व है कि उन्होंने धार्मिक विश्वास और वैज्ञानिक विश्लेषण के बीच संतुलन बनाते हुए आधुनिक खगोल जो विज्ञान है उसकी उन्होंने नींव रखी थी। और आइजैक न्यूटन की बात करें तो आइजैक न्यूटन जो 1614 से 727 का टाइम था, इनका वैज्ञानिक क्रांति के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक माने जाते थे। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्र नियम और गति के 3 नियम दिए थे जो आधुनिक भौतिक के मूल स्तंभ बने थे। उनकी जो प्रसिद्ध कृति है
प्रिंसिपिया मैथमेटिका ने वैज्ञानिक चिंतन की गहराई को भी प्रदान किया था। तो न्यूटन ने क्या बताया था कि प्रकाश, गति, खगोल और गणित के क्षेत्र में असाधारण जो योगदान उसको दिया था वो विज्ञान और तर्क की शक्ति में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक युग के प्रतीक भी थे। तो महत्व ये था कि न्यूटन के कार्य ने प्राकृतिक घटनाओं को वैज्ञानिक नियमों से समझने की दिशा में स्थायी रूप से अपना मार्गदर्शन दिया था। तो प्रारूप कला में जो कला है उसमें 17वीं शताब्दी में यूरोप में जो विकसित हुई एक भव्य जो भावनात्मक कला थी। इस कला में नाट्य के जो प्रकाश छाया है, गहराई है, भावनात्मक व्यक्तिगत सजावट के लिए प्रसिद्ध था। ये कला मुख्यतः कैथोलिक पुनर्गठन से जुड़ी ही बातें थी। चर्च और राजा और संरक्षण द्वारा प्राप्त करती थी, लेकिन जो कलाकार है वो कार्वाजो, रेबेन्स और वॉल्के जैसे शामिल थे। तो बारकुल कलर ने धार्मिक आस्था, शक्ति, वैभव की जो कला है उसके माध्यम से आम जनता तक इसको पहुंचाया था और साथ ही राजनीतिक और धार्मिक जो उद्देश्य उसकी पूर्ति भी की थी। प्रमुख महिला हस्तियां। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में महिलाओं की स्थिति सीमित थी, परंतु कुछ जो महिलाओं उन्होंने ज्ञान, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में एक स्थान बनाया था। मैर्गरेट कैडविच तो वैज्ञानिक और दार्शनिक लेखिका जिन्होंने प्राकृतिक विज्ञान और नारी अधिकारों पर लेखन किया था। मैरी वॉल्टनस्टाफ ने नारीवाद की जो प्रारंभिक प्रवक्ता है उन्होंने ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में स्त्रियों की शिक्षा और समानता की मांग की थी। एमिली शातले फ्रांसीसी गणित के और न्यूटन के जो कार्य हैं उसके अनुवाद करने वाली विदुषी थी। तो ये जो महिलाएं ये प्रतिष्ठात्मक समाज में बौद्धिक भागीदारी की प्रतीक बनी थी और उन्होंने नारी चेतना की नींव भी रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है खाद्य। तो फूड रेट्स। तो प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में आर्थिक असमानता, कृषि संकट और अनाज की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण खाद्य संकट उत्पन्न हुए थे। अब आम जनता की ब्रेड, अनाज जैसी जो बुनियादी खाद्य पदार्थ है वो नहीं मिलते थे। ये उनकी कीमतें बहुत बढ़ जाती थी और वो दंगे भी करने लगते थे। खासकर 17वीं और 18वीं शताब्दी में फ्रांस, इंग्लैंड, अन्य क्षेत्रों में ये दंगे आम हो गए थे। ये दंगे अक्सर महिलाओं के नेतृत्व में होते थे। दंगों का उद्देश्य लूटपाट नहीं था बल्कि न्यायपूर्ण मूल्य पर भोजन की मांग भी था। तो खाद्य दंगे सामाजिक असंतोष, धार्मिक शोषण के विरुद्ध जन प्रतिक्रिया जो आगे चलकर राजनीतिक आंदोलनों की भूमिका में परिवर्तित हुई थी। ठीक है, तो हमारे 10 क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गए हैं। किसी का कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। 30 रुपीज पर प्राइस है पीडीएफ का। और नेक्स्ट एग्जाम आपको कौन सा है उस पर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड हो जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।